लॉजिकल का मतलब कि रिसर्च के बीच में लॉजिक होना चाहिए, ऐसे हवा में आप चीजों को उड़ा नहीं सकते हो। और रिग्रेस का मतलब वही बताती है कि जो आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि हमने ये फाइनल कर दिया कि ये हमारा स्ट्रक्चर है, तो हम आप उसको फिक्स रखते हैं, हम उसको चेंज नहीं करते हैं, हम उसको बार बार क्या करते हैं, उसी चीजें को क्या करते हैं, यूज करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हमारे हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो हम अपने मेथड्स को चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं होता। रिग्रेस का मतलब है अरे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है। तो आप इस चीज को रिग्रेस में आप यही रखते हो कि जो हमारे मेथड्स हैं वो हम एक सिस्टमेटिक वे में चला रहे हैं, उनको हम फिक्स रख रहे हैं और उनको हम चेंज नहीं कर रहे, हम उनको चेंज नहीं कर रहे और रेलेवेंट टू स्टडी है, ठीक है, वो हमारा रेलेवेंट टू स्टडी है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो रिसर्च है उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है, हमारे मेथड्स कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है, इस वजह। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो कॉज और इफेक्ट साइंस नहीं होता क्या? The research approach which is based on the assumption that social phenomena can be explained by cause और effect। तो cause और effect का मतलब साइंस ही तो होता है, तो आंसर ए ही तो होगा, पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म रिसर्च में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम प्लस की बात कर रहे हैं, हम साइंस की बात कर रहे हैं। और साइंस का मतलब ही क्या होता है कि हमारे पास एक कॉज होता है और उसका एक इफेक्ट होता है। एक हमारे पास कॉज है और उसका एक इफेक्ट है, एक कॉज है उसका एक इफेक्ट है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। सर ये 2 क्लास क्यों नहीं हो रही? अरे वो क्लास अगर मिस हुई है तो उसको आगे बढ़ा दो। किसी कोर्स में कोई क्लास अगर मिस होती है ना तो इसका मतलब वो अगली क्लास में पढ़ाया हुआ है, आगे कंटिन्यू करो। यार अब देखो, अब ये बच्चों वाली बातें हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन का मतलब ये थोड़ी है कि कोई भी डाउट पूछ रहे हो, आप लॉजिकल रीजनिंग का डाउट पूछ रहे हो। मैंने आपको ये चीज बताई हुई है, आप डाउट पूछो जो पिछली 4 क्लासेस में 3 क्लासेस में आपको डाउट है किसी चीज में, आप अब लॉजिकल रीजनिंग का डाउट पूछ रहे हो, क्या कोई सेंस बनती है इस बात की? बताओ यार। जो कोर्स चल रहा है, जिस कोर्स की 4 क्लासेस हुई हैं, कुछ बच्चे वो हैं जो वो चीजें पढ़ाई भी नहीं है उसके डाउट पूछते हैं। मेरे को समझ नहीं आता आप लोगों का कंसेप्ट क्या। आपको लगता है डाउट क्लियरिंग सेशन है, चलो जो दिल करता पूछो, जो क्लास में पढ़ाने वाले उसके बारे में पढ़। अरे बेटा, जो 3 क्लासेस अभी हुई हैं, 4, उसमें जो डाउट आ रहा है पॉजिटिविज्म में, पोस्ट पॉजिटिविज्म में, रिसर्च के कॉन्सेप्ट्स में, उन चीजों से पूछो। बाकी सारी चीजें तो आनी है, अभी जो आने वाला है वो जिस क्लास में होगा वहां पर समझेंगे। और जो अभी यूनिट पढ़ाई ही नहीं है आप उसके डाउट पूछ रहे हो। देखो, मेटाफिजिक्स का मतलब ये चीज होती है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। बीइंग, हम जैसे हम बीइंग, नोइंग, ये सब चीजें क्या है? ऑल दीज थिंग्स आर मेटाफिजिक्स, जो अब्स्ट्रैक्ट है, समझ रहे हो ना? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आइडियाज की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? हम आइडियाज की बात करते हैं। आइडियाज अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, है ना? आइडियाज क्या होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो उसको आप फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं दिखा सकते। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ फिजिकल फिजिक्स, सॉरी, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बियॉन्ड है। उससे बाहर जाके आप उसके बारे में क्या करते हो? बात करते हो। आप उससे बाहर जाके क्या करते हो? उसके बारे में बात करते हो। दूसरा आता है हेर्मेनॉटिक्स। अब इसका मैं एग्जैक्ट मीनिंग आपको बताता हूँ। हेर्मेनॉटिक्स होता है जब आप किसी वर्ड की या किसी स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशन करते हो, समझ रहे हो ना? इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग। आपके सामने कोई मीनिंग है, जब आप उसको इंटरप्रेट करते हो, आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, तो उस इंटरप्रिटेशन को, वर्ड्स की जो इंटरप्रिटेशन होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? दैट इज व्हाट वी कॉल हेर्मेनॉटिक्स। और फिनोमिनोलॉजी ये अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। फिनोमिनोलॉजी अभी नहीं पढ़ाऊंगा, जो चीजें अभी पढ़ाने वाली हैं वो आगे, जो आने वाली है वो मैं अभी यहाँ पर नहीं बताऊंगा। रिसर्च क्वेश्चन होता है जो जनरल टर्म में होता है,
रिसर्च क्वेश्चन का मतलब जो भी आपके दिमाग में एक पहले विचार आता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, जब आप उसको स्पेसिफाई कर देते हो उसी क्वेश्चन को, मतलब वाई वाली जो फैमिली है वो आपकी रिसर्च क्वेश्चन में हो जाती है। और यहाँ पर रिसर्च ऑब्जेक्टिव में आप क्या करते हो, आप उन सारी चीजों को क्या करते हो, स्पेसिफाई कर देते हो। क्या कर देते हो, स्पेसिफाई कर देते हो कि ये हमारी एक्चुअली में एप्लीकेशन है, इसको हमें इस तरीके से क्या करना है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। दैट इज अवर एप्लीकेशन। आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो, आप एप्लीकेशन पे फोकस कर रहे हो। मेथड्स ऑफ साइंस आगे डिटेल में आएगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, रैंडम और नॉन रैंडम सैंपलिंग भी आगे आएगा। मेथड्स देखो वर्ब की फॉर्म में मेथड है, जैसे अलजेब्रा एक मेथड है, उसकी एप्लीकेशन को मेथोडोलॉजी बोल देते हैं। एक मेथड है, उसकी एप्लीकेशन को मेथोडोलॉजी बोल देते हैं। वैलिडिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आगे डिटेल में टॉपिक आएगा। रिसर्च बायसेस पे भी आगे पढ़ाना है डिटेल में। देखो पोस्ट पॉजिटिविज्म के ऐसा कोई ड्रॉबैक्स नहीं होते हैं, वो आपका जो पॉजिटिविज्म के एडवांटेज होते हैं वो डिसएडवांटेज है उसके क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। वेरिएबल भी आगे डिटेल में टॉपिक आएगा। जो टॉपिक आने हैं वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ उस चीज को, जो टॉपिक अभी डिटेल में आना है तो उसको मैं भी कैसे पढ़ाऊँ, मुझे एक बात बताओ। पूरा टॉपिक आएगा, वैलिडिटी पूरा 2 घंटे की क्लास आएगी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पे, तो उसको भी पढ़ाने का क्या मतलब है। आपको मीनिंग बता दिया, आप उसकी रिकॉर्डिंग को देख लो जाके एक बार, आप उसके मीनिंग को जाके एक बार देख लो। एक तो रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं देखते हो, ये सब जितने आप डाउट्स पूछ रहे हो ना, अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा हो ना, सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखी है, इतनी इजी भाषा में पढ़ा रखी है ना, हद से ज्यादा। दिक्कत क्या होती है, दिक्कत यही है कि हम क्लास में, अब देखो अभी मेथड्स और मेथोडोलॉजी में डिफरेंस बताया या नहीं बताया। यार आप मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारा डाउट किसी और ने पूछ लिया, वो मैंने क्लियर कर दिया, एक बात बताता हूँ आप, यार तुम लोगों को ऐसे समझ नहीं आता, मेरी एक बात सुन लो यार। पहले तुम्हें एक एक चीज क्यों बतानी पड़ती है। तुम्हारा एक डाउट है, वही किसी दूसरे का डाउट है, वो मैंने क्लियर कर दिया, तुमने क्यों नहीं सुना, मुझे ये बताओ। तुम्हारा जो डाउट है वो किसी दूसरे बंदे का डाउट है, जरूरी है कि तुम्हारे नाम से वो डाउट क्लियर करो तभी वो क्लियर होगा। अरे तुम क्लास में आते किस पर्पस के लिए हो, तुम्हारा क्लास में ध्यान क्यों नहीं होता, मुझे ये बताओ। अभी मैंने 1 मिनट पहले मेथड और मेथोडोलॉजी का मीनिंग बताया, क्यों नहीं सुना, व्हाट इज द रीजन, कहां था ध्यान, कहां था ध्यान। फिर आप मुझे बोलते हो सर डांटता हूं, आप बच्चों जैसी हरकतें करते हो यार, आप मैच्योरिटी दिखाते ही नहीं हो जरा सी। कोई कुछ आ रहा है, वो आगे जो 4 क्लासेस के बाद पढ़ाने वाला है उसका डाउट पूछ रहा है, कोई जो अभी पढ़ाया ही नहीं है उसका डाउट पूछ रहा है, जो पढ़ाया उसका कोई डाउट ही नहीं पूछ रहा। मैं क्या करूं, तुम मुझे आप ये बताओ। मैंने बोला बेटा पिछली 3 क्लासेस 4 क्लासेस में जो हमने पढ़ा उसके अंदर कोई आपको प्रॉब्लम है तो वो पूछो, दैट्स इट। अब बिना मतलब के खींचने का एक ही बात बार बार बोलता रहूं और तुम्हें समझ ना आए तो इसमें मैं कुछ नहीं करूं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी का मतलब होता है एक टाइम पे बहुत सारे वेरिएबल्स की स्टडी करना। सोशल फिनोमिना पॉजिटिविज्म से नहीं, पोस्ट पॉजिटिविज्म से रिलेटेड है। कोरिलेशन, देखो कोरिलेशन का मतलब होता है 2 वेरिएबल सेम टाइम पे मूव कर रहे हैं, जब आप 2 वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हो और उनके बीच में जो वेरिएशन हो रही है उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लेकिन जब आप रिग्रेशन की बात करते हो या फिर आप कॉजेशन की बात करते हो तो वहां पर आपको चीजों के बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या करने को देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज की स्टडी को बोलते हैं। एथनोग्राफी आगे डिटेल में आएगा। पैराडाइम का मतलब होता है एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को पैराडाइम का नाम दे देते हैं। रिसर्च की टाइप्स पढ़ाई नहीं है तो कहां से बता दो, रिसर्च की टाइप्स पढ़ाने दो पहले। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, क्योंकि एक्ट करोगे उसके बाद ही उसको ऑब्जर्व करोगे कि हमने क्या किया था। पेपर 1 के लिए अगर बुक लेना चाहते हो तो पियर्सन की बुक ले सकते हो। Positivism. Consider the statement that is true about the positivism. Reality is constructed by people and experience. It is considered independent of our thinking. It might become by recognizing that way scientists think and work all of the above. फर्स्ट नहीं आएगा, गलत है, क्योंकि जो फर्स्ट थिंकिंग है वो बेसिकली मतलब अगर पीपल यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, एक्सपीरियंस होना, मतलब ये स्टेटमेंट प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर चीज एक्सपीरियंस के बेसिस पे होती है और एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी उसको सोसाइटी के साथ रिलेट करना जरूरी हो जाता है। इस वजह से ये प्रॉपर क्वेश्चन स्ट्रक्चर नहीं है, दिस क्वेश्चन इज नॉट प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी आगे टॉपिक आएगा, वहां पे पढ़ेंगे। प्राग्मेटिज्म का मतलब होता है कोई लर्निंग बाय डूइंग। प्राग्मेटिज्म का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, जब आप कोई काम करके सीखते हो उसको प्राग्मेटिज्म बोल देते हैं। और इंटरप्रेटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म को बोलते हैं। पॉजिटिव कॉजेशन और पॉजिटिव, तो कौन सी चीज को कहां से रिलेट कर रहे हो। पॉजिटिविज्म भी साइंस ही है, कॉजेशन का मतलब भी साइंस ही है।
रिसर्च पैराडाइम और इंटरप्रेटिव। अरे बेटा यार तुम्हारे डाउट तुम्हें खुद ही नहीं पता कि ये डाउट है या नहीं है, आप कौन सी चीज को कहां पे जाके रिलेट कर रहे हो यार। हाँ, पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को दोनों को इस्तेमाल किया जा सकता है। साइंस डिटर्मिनिस्टिक भी है, मैकेनिस्ट भी है। मैकेनिस्ट का मतलब आप मशीन्स का इस्तेमाल करते हो, डिटरमाइन का मतलब कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन है उसको निकालते हो। एपिस्टेमोलॉजी अभी बताया, ऑन्टोलॉजी भी अभी थोड़ी देर पहले। ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है रियलिटी, कोई चीज रियल है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब नॉलेज की स्टडी को बोलते हैं। स्पूरियस कोरिलेशन का मतलब होता है नॉनसेंस कोरिलेशन, मतलब आप किसी ऐसी दो चीजों के बीच में कोरिलेशन डेवलप करने की कोशिश करते हो जो नहीं होता। बाय चांस वहां पर कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन साइंटिफिकली दो चीजों के बीच में कोरिलेशन नहीं होता। फिलॉसफी तो स्टार्टिंग में आता है, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, वो तो बेटा पूरा टॉपिक पढ़ा है पिछली क्लास में। तो ये टाइप ही नहीं पढ़ाई अभी, लॉन्गिट्यूडनल अभी आगे रिसर्च की टाइप्स आई। आप जो टॉपिक पढ़ाए नहीं उसमें आप आने नहीं देते हो। हाइपोथेसिस टेस्ट रिसर्च की टाइप्स पढ़नी है। क्लास में रेलेवेंट डाउट सिर्फ 10% होते हैं, 90% ना तो वो क्लास से रिलेटेड है, पता नहीं कोई अलग यूनिट से चल रहे हैं, कोई जो भी पढ़ाया नहीं है वो पूछ रहा है। थोड़ा समझ लिया करो यार, बच्चे नहीं हो, छोटी पहली क्लास में थोड़ी हो। लॉजिकल रीजनिंग डाउट पूछने का क्या मतलब है? क्लास को ढंग से देख लो, 90% को वैसे ही डाउट नहीं आता। आपकी दिक्कत यही है, फिर पेपर में जाके भी यही दिक्कत है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मैं पहले दिन से तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हारा क्लास पे ध्यान ही नहीं होता। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। आपकी यही प्रॉब्लम है, आपका क्लास पे ध्यान होता नहीं है, इस वजह से आपको समझ आता नहीं है, और आप दूसरे दिन आके मुझसे पूछते हो कि सर ये क्या है वो क्या है। दैट्स द प्रॉब्लम। रिसर्च मेथोडोलॉजी, ओके, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होगा, ये होना चाहिए ए बी सी डी एफ, ई नहीं आना चाहिए, ई हट गया, ई हट गया, पी डी ई एफ है, ए भी आना चाहिए, रिसर्च प्रॉब्लम भी होना चाहिए। उस गलत फ्रेम है, यहाँ पर ए होना चाहिए साथ, कि रिसर्च प्रॉब्लम के बिना तो हमारी क्लास ही नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका पार्ट नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका पार्ट नहीं। टाइप्स ऑफ रिसर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें 50% रिसर्च आपकी है वो क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। क्यों? इसका रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। टाइप्स ऑफ रिसर्च में आपको हर टाइप को पढ़ने का मौका मिलेगा, इन द सेंस कि चाहे वो आपकी क्वालिटेटिव के अंदर कवर हो रही हो रिसर्च की टाइप्स, चाहे वो आपकी क्वांटिटेटिव के अंदर कवर हो रही हो, हर टाइप को यहाँ पर समझने का मौका मिलेगा। तो अलग अलग टोटल अलग अलग पार्ट्स में अगर आप देखो तो 30+ आपकी अलग अलग टाइप्स होती। आपको 30+ जो टाइप्स हैं वो देखने को मिलता है, 30 के करीब जो टाइप्स हैं वो हमें नॉर्मली देखने को मिलती हैं। तो एक एक करके हम सारी टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे और फिर इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी रिसर्च का जो कंपैरेटिवली है उस कंपैरिजन को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एक जैसे मोस्टली क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, एक रिसर्च का दूसरी रिसर्च के साथ डिफरेंस, क्योंकि जब आप डिफरेंस समझते हो तो चीजों को अंडरस्टैंड करना क्या हो जाता है, हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। इट इज ऑलवेज इजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स जब हम उनको क्या कर सकते हैं, जब हम उनको कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक रिसर्च है। बेसिक रिसर्च का मतलब होता है, इसके कुछ नाम है जहां से रिसर्च की शुरुआत होती है। इसको फंडामेंटल रिसर्च बोल देते हैं, प्योर रिसर्च बोल देते हैं, बेसिक रिसर्च बोल देते हैं और कॉन्सेप्चुअल रिसर्च बोल देते हैं। ठीक है, ये रिसर्च के नाम है। इस रिसर्च की कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होती, ये आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए यूज की जाती है, ये कोई थ्योरी को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इसका मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है, एक थ्योरी को डेवलप करना, नॉलेज को एनहांस करना। दैट इज द टाइप्स ऑफ बेसिक रिसर्च। जैसे जो थ्योरीज बनती है ना, जैसे पियाजे की थ्योरी है या वाइगॉट्स्की की थ्योरी है, जितनी भी थ्योरीज बनती हैं ये सारी थ्योरीज बेसिक रिसर्च के थ्रू ही बनती है। लिखा हुआ है ना यहाँ पर। जब हम थ्योरीज को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उनको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, प्रिंसिपल्स बनाते हैं, नई नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हैं, टू गेन न्यू नॉलेज, आंसर द क्वेश्चन व्हाई बट हाउ, एडवांसमेंट ऑफ द थिंग। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट, दीज आर सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट जिसके बेसिस पे कोई थ्योरी बनाई जाती है, जिसके बेसिस पे ये एप्लीकेशन समझने की कोशिश की जाती है कि हम कुछ डेवलप करना चाहते हैं तो उसको हम किस तरीके से डेवलप करें, हाउ वी विल डेवलप ऑल दीज थ्योरीज। अब उसमें जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल्स है, वो सब चीज आ जाती है। इसका साइंटिफिक होना या ना होना, या इसके अंदर कोई एक्सपेरिमेंट होना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये बेसिक रिसर्च है जिसका मेन पर्पस अपनी नॉलेज को इनहांस करना होता है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक।
ठीक है, ये इसके नाम याद रखना आपने, फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं इसको प्योर रिसर्च भी बोल देते हैं, इसको बेसिक रिसर्च भी बोल देते हैं और इसको कॉन्सेप्चुअल रिसर्च भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग नाम। अब इसके बाद आ जाता है अप्लाइड रिसर्च। अब नाम से ही समझ सकते हो, उसी बेसिक रिसर्च के कंसेप्ट को जब हम अप्लाई कर देते हैं क्या, किसी रियल लाइफ में जब हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर देते हैं। जैसे आपने पियाजे की थ्योरी की बात की, अब उसी पियाजे की थ्योरी को अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, उसको बोलेंगे कि ये हमारी अप्लाइड रिसर्च होगी। ये हमारी क्या होगी, अप्लाइड रिसर्च होगी। मतलब इससे पहले हमने बेसिक रिसर्च में क्या किया, हमने एक थ्योरी बनाई, बेसिक रिसर्च में हमने थ्योरी बनाई और उसी थ्योरी को पर्सनल लाइफ में अप्लाई करना क्या हो जाएगा, हमारा अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। समझ रहे हो, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल जो मार्केटिंग में रिसर्च होती है वो अप्लाइड रिसर्च होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार डिक्रीज हो रही है, किसी कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार डिक्रीज हो रही है, तो अब उस सेल्स को ये फाइंड आउट करना कि सेल्स है वो लगातार डिक्रीज क्यों हो रही है और उसको फिर सही करना, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। उसको क्या बोल देते हैं, अप्लाइड रिसर्च बोल देते हैं। मार्केट रिसर्च इज एन एग्जांपल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। तो इसके अंदर आप एक किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो। व्हाट यू ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसका मेन फोकस किस पे है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। इसका मेन फोकस किस पे है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ये पीपीपी है, ये सब इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। अब हर रिसर्च में ना आपको कुछ कीवर्ड देखने को मिलेंगे, समझ लो कीवर्ड। जैसे इसका कीवर्ड क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल लाइफ प्रॉब्लम। इसका कीवर्ड क्या था, नॉलेज एनहांसमेंट, थ्योरी फॉर्मेशन। ठीक है, तो हर थ्योरी के हर टाइप के साथ साथ इन नाम को लिख लेना। ठीक है, क्योंकि पेपर में ये जो नाम है बहुत आपको हेल्प करने वाला है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसको बोल दिया। तो इसमें हम जैसे कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, क्रिमिनल्स को एक्ट लेने से रोकना चाहते हैं, तो मतलब समझ रहे हो, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। दैट इज योर अप्लाइड रिसर्च। हमारे पास एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो भाई हिंदी की पीडीएफ कितनी बार मुझे एक बात बताओ, दी या नहीं दी हिंदी की पीडीएफ? कल ही दी है। अब इस फिर आप बोलते हो कि सर आप डांटते क्यों, आपको गुस्सा क्यों आता है? मैं क्या करूं, मुझे एक बात बताओ, वो आपके घर में जा जाके पीडीएफ देख के आऊं, मैं क्या करूं, मुझे ये बताओ, मैं क्या करूं, मुझे आप खुद बताओ, मैं यहां पर कहां गलत हूं, मुझे ये बताओ, बताइए मेरा क्या कसूर है इसमें? हर रोज मैं पीडीएफ बताता हूं, हर रोज 4 लोग आके ये बात बोलते हैं, हर रोज। वही प्रॉब्लम है, अटेंशन स्पैन है ही नहीं तुम लोग, बिल्कुल। अब जो फंडामेंटल रिसर्च है और अप्लाइड रिसर्च है, इन दोनों को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है? देखो, फंडामेंटल रिसर्च में आप अपनी नॉलेज में एडिशन करते हो। क्या करते हो? आप नॉलेज को एडिशन करने की कोशिश करते हो। यहां पर आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन पे फोकस करते हो। इधर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो और इधर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। यहां पर आप देखो, फंडामेंटल में आप कुछ क्रिएट कर रहे हो ना, मोस्टली तो आप डिस्कवरी और इन्वेंशन, जो मतलब चीज, क्योंकि थ्योरी पहली बार बना रहे हो तो उस थ्योरी पे फोकस कर रहे हो। यहाँ पर कुछ चीजें ऑलरेडी हैं तो आप उनको इनोवेट कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। जो फंडामेंटल है मोस्टली एकेडमिक होती है, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होती है, इसकी हमारी प्रॉपर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत बिखरी हुई, क्योंकि थ्योरी है उसकी एक बड़ी एप्लीकेशन हो गया, थ्योरी उसकी एक बड़ी एप्लीकेशन होगी, लेकिन इंटेंसिव इन नेचर मतलब ये फोकस होती है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढोगे ना। इंटेंसिव का मतलब एक ही चीज पे फोकस कर रहे हो, तो क्या होगी, वो इंटेंसिव होगी, फोकस होगी कि मुझे बस इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। क्या करना है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मुझे बस इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, बाकी और किसी चीज पे फोकस नहीं करना। डिटेल में स्टडी करूंगा लेकिन एक ही चीज के बारे में स्टडी करूंगा, लेकिन एक ही चीज के बारे में स्टडी करूंगा। फंडामेंटल रिसर्च आंसर द इनिशियल क्वेश्चन। जब हम शुरुआत में किसी थ्योरी को बना रहे होते हैं तो जो शुरुआत में क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर हमारे फंडामेंटल रिसर्च देती है। लेकिन अप्लाइड का मेन पर्पस क्या है कि हम जब प्रैक्टिकल एक प्रॉब्लम आ गई है, उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। मतलब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर्पस क्या है, हमारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, एग्जिस्टिंग फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना, कोई थ्योरी बनाना। लेकिन इसका मेन पर्पस क्या है, रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को क्या करना, सॉल्व करना।
डिस्कवरी और इन्वेंशन का मतलब कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, जो थ्योरी बना रहे हो वो पहले नहीं है, ठीक है, जो थ्योरी बना रहे हो वो पहले नहीं है, इस वजह से हम उस थ्योरी को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जब उस थ्योरी की एप्लीकेशन हो रही है तो वो इनोवेशन है। एक्सटेंसिव का मतलब होगा बड़ा करना, अब देखो उस थ्योरी को हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो, तो इस वजह से फंडामेंटल रिसर्च एक्सटेंसिव है। इंटेंसिव का मतलब अब अप्लाइड को एक टाइम पे एक ही चीज पे अप्लाई कर रहे हो ना, एक टाइम पे अगर मार्केट रिसर्च को स्टडी कर रहे हो तो सिर्फ मार्केट रिसर्च पे फोकस कर रहे हो ना, और किसी चीज पे तो फोकस नहीं कर रहे हो, या सुनो, और किसी चीज पे तो फोकस नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक ही चीज पे क्या कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन ओनली वन थिंग, किसी एक ही चीज पे क्या कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये इसका बेसिक नहीं दोनों। उसके बाद आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिसर्च तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्शन रिसर्च। एनटीए का फेवरेट टॉपिक, एनटीए का फेवरेट टॉपिक है, दैट इज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च की एक टाइप होती है, जिसका मेन पर्पस होता है जो हमारे पास इमीडिएट प्रॉब्लम आ जाती है उसका सोल्यूशन ढूंढना है, छोटे लेवल पे लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आ जाती है उसका मीनिंग ढूंढना। तो ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, कर्ट लेविन के द्वारा 1944 में उसने इसका कंसेप्ट दिया था। अब ये अप्लाइड रिसर्च की एक टाइप है, मैं बताता हूँ ये कैसे है। अप्लाइड रिसर्च की एक टाइप है, इसका मेन पर्पस है हमारे पास जो इमीडिएट प्रॉब्लम आ जाती है उसको सॉल्व करना, लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स, एकेडमिक लेवल की प्रॉब्लम्स, एकेडमिक लेवल की प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन ढूंढना, प्रैक्टिकल इन नेचर, ठीक है, क्योंकि अप्लाइड की टाइप है तो ये भी प्रैक्टिकल इन नेचर होती है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लोकल लेवल की प्रॉब्लम है। जनरलाइज आप उसको करते हो जो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम होती है, जैसे ग्रेविटी है उसको जनरलाइज किया, तो ये तो अब एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, एक XYZ प्रॉब्लम के लिए। अब XYZ प्रॉब्लम हो तो तुम्हारी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, तो हम उसको अपने लिए तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसको दुनिया भर के लिए उसका कोई सोल्यूशन ढूंढ के नहीं दे सकते, ठीक है, हम उसका दुनिया भर के लिए कोई सोल्यूशन ढूंढ के नहीं दे सकते हैं कि सबके लिए उसका सोल्यूशन क्या हो, ठीक है। जैसे आप क्लास में हो तो क्लास में आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो आपकी एक एक्शन रिसर्च हो जाएगी, आप उसमें ये ढूंढने की कोशिश करते हो कि मैं इसका सोल्यूशन कैसे ढूंढ सकता हूँ। अब इसके अंदर एक प्रोसेस होता है ये वाला, ये सर्कुलर होती है, ठीक है, ये साइक्लिकल इन नेचर होती है, साइक्लिकल इन नेचर होती है, मतलब ये चलती रहती है, खत्म नहीं होती। नो, कहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले इसमें आप चीजों को प्लान करते हो प्रॉपर, फिर उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक्ट करते हो, जो आपने एक्शन लिया उसको फिर ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वेशन के बाद आप उसको रिफ्लेक्ट करते हो कि क्या चीजें सही हुई हैं क्या गलत हुई हैं। ये प्रोसेस आपका पेपर में कई बार पूछा, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट, ये बहुत बार पूछा जाता है। साइक्लिकल इन नेचर, कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च है जो साइक्लिकल इन नेचर, कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च है जो साइक्लिकल इन नेचर, तो साइक्लिकल इन नेचर कौन सी रिसर्च है, साइक्लिकल इन नेचर एक्शन रिसर्च है, क्योंकि इसके अंदर हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में लूप में रहते हैं, एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो उसके साथ दूसरी शुरू हो जाती है, देख रहे हो ना, प्लान के बाद फिर से, सॉरी रिफ्लेक्ट के बाद फिर से प्लान करो, जब तक आपका सोल्यूशन नहीं हो जाता तब तक आप ऐसे घूमते रहते हो, जब तक आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर पहुंचते नहीं हो तब तक आप लगातार क्या करते रहते हो, उस लूप का हिस्सा बने रहते हो, वो कॉन्टिन्यूसली चीजें काम करती रहती है, वो चीजें कॉन्टिन्यूसली क्या होती रहती है, काम करती रहती है। अब क्योंकि इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, मतलब मोटा मोटा से याद रखना है। पहला कि सिचुएशनल है, समझ रहे हो ना, क्योंकि इमीडिएट आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, इमीडिएट आप लोगों के सामने कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप एक्शन रिसर्च से ढूंढोगे। दूसरा इंटरवेंशन इन रियल वर्ल्ड, क्योंकि रियलिटी में आ रही है प्रॉब्लम, रियलिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम हमारी रियल लाइफ है। अडॉप्शन ऑफ अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी, अब देखो सोचो हमारे सामने इमीडिएट एक प्रॉब्लम आ गई, आपने सोचा कि XYZ तरीके की कोई प्रॉब्लम आ गई, अब जरूरी है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका हो सकता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास 4 अलग अलग तरीके हैं, तो हमें 4 में से बेस्ट तरीका ढूंढना है कि हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। ये तरीका फाइंड आउट करने में आपको कौन हेल्प करेगा, एक्शन रिसर्च आपको हेल्प करेगा। ये फिर से वही पॉइंट, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा गोल्स ऑफ सोशल साइंस, अब क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स किसके साथ रिलेटेड है, सोसाइटी के साथ रिलेटेड है। जैसे कॉलेज मैंने बताया था, एकेडमिक प्रॉब्लम जितनी भी आती, कौन सी, जितनी भी आप लोगों की एकेडमिक प्रॉब्लम्स है, उन सारी प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए हम इस रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी हमारे पास एकेडमिक प्रॉब्लम है, क्लासरूम की प्रॉब्लम्स हैं, यूनिवर्सिटी लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, आप इस रिसर्च का इस्तेमाल करते हो। जरा तक कोर लर्निंग या सेल्फ इवैल्यूएशन। कोर लर्निंग का मतलब क्या हुआ, एक्शन रिसर्च इज कोलैबोरेटिव नेचर। कोलैबोरेटिव रिसर्च समझ रहे हो ना, कि इसमें आप किसी की हेल्प लेके भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हो, राइट। वही प्रॉब्लम मेरी हो सकती है, वही प्रॉब्लम हो सकता है आपकी हो, तो हम कोलैब करते हैं, मतलब हम दोनों मिलके कोलैबोरेशन के द्वारा उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जैसे ग्रुप स्टडी होता है उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। सेल्फ इवैल्यूएशन, बाद में आप उसको इवैल्यूएट करते हो, और एक प्रोसेस है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये वाला ये क्या है, एक प्रोसेस है जो यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ। अच्छा, इसमें से एक और बहुत सारा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इस रिसर्च के लिए अगर आप सिर्फ प्रैक्टिशनर हो तो भी आप इस रिसर्च को कर सकते हो, समझ लो ना। अगर आप एक्सपर्ट नहीं भी हो, मतलब इमीडिएट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो भाई कोई भी ढूंढ सकता है, तो उसके लिए आपका एक्सपर्ट होना भी जरूरी नहीं।
उसके लिए आप लोगों का कोई एक्सपर्ट होना भी जरूरी नहीं है। अगर आपके सामने कोई इमीडिएट प्रॉब्लम आ गई तो उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए अगर आप प्रैक्टिशनर हो, आप अपना सिंपल लॉजिक बेसिक लगा के, कोई बिगिनर बंदा भी इस प्रॉब्लम का, मतलब टीचर भी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढे, ठीक है ना। आउटकम है वो जरूरी है, उस आउटकम पे हमें क्या करना होता है, फोकस करना होता है। हाँ, हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। जैसे क्लासरूम है, अब कोई बच्चा क्लास में क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस बच्चे को कैसे हैंडल करना, दैट इज आल्सो एन एक्शन रिसर्च, समझ रहे हो ना। इमीडिएट मेरे सामने वो प्रॉब्लम आ गई, क्लास में एक बच्चा है, तो सपोज करो कुछ भी होगा, कोई बच्चा फेंट हो गया, कोई बच्चा एकदम से उसको कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, दैट इज द प्रॉब्लम जो इमीडिएट आ गई है। तो उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढना है वो टोटली मेरे पे डिपेंड है। अब उस बच्चे के साथ कैसे डील करना है ये टोटली मेरे पे डिपेंड करेगा कि इस बच्चे को मैं इंटरवेंशन का मतलब इन्वॉल्वमेंट, रियल लाइफ की इन्वॉल्वमेंट होगी। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि सर एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, जैसे असेंबली में अक्सर बच्चे गिर जाते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ अप्लाइड एक्शन रिसर्च, दैट इज द पार्ट ऑफ एक्शन रिसर्च। उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्शन रिसर्च का नाम दे देते हैं। अब एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च को अगर को लर्निंग का मतलब एक साथ किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। अब मैंने आपको बताया कि ये अप्लाइड रिसर्च की पार्ट है, तो ऐसे समझो। अब एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च को अगर को लर्निंग का मतलब एक साथ किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। अब मैंने आपको बताया कि ये अप्लाइड रिसर्च की पार्ट है, तो ऐसे समझो ये पूरा है वो अप्लाइड रिसर्च है, इसका एक हिस्सा एक्शन रिसर्च। मतलब अप्लाइड रिसर्च का पर्पस क्या था, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्विंग मेन पर्पस था। और एक्शन रिसर्च का मतलब क्या है, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये लोकल लेवल की प्रॉब्लम हो जाएगी, ये तो वर्ल्ड लेवल की मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम हो जाएगी, ये आपकी माइक्रो लेवल की प्रॉब्लम है जो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम हमारी डेली लाइफ में आती है, वो एक्शन का पार्ट बन जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर एक बड़े लेवल की बात की जाए तो एक्शन के साथ साथ जब हम बात करते हैं बड़े लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग को, तो उसके लिए हम अप्लाइड का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम कौन सी रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं, वी बेसिकली यूज अप्लाइड रिसर्च। उसके लिए हम कौन सी रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं, हम अप्लाइड रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? अब जैसे यहाँ पर डिफरेंस को पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो अब एक्शन का मतलब क्या है, लोकल कंसर्न की जो प्रॉब्लम है, अचानक से आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, उसका सोल्यूशन ढूंढना किसके द्वारा, एक्शन रिसर्च। फॉर्मल या अप्लाइड रिसर्च का मतलब एक थ्योरी है, उसकी थ्योरी की प्रॉपर एप्लीकेशन होगी। अच्छा, क्या इसकी जनरलाइजेशन होगी? यस, जनरलाइजेशन होगी, क्योंकि ये एक जनरल प्रॉब्लम है, एक लोकल लेवल की प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम सबके साथ है उसको आप जनरलाइज कर सकते हो, उसको आप जनरलाइज कर सकते हो। लेकिन जो आपकी लोकल लेवल की प्रॉब्लम है उसको जनरलाइज करने जैसा कुछ कंसेप्ट नहीं होता, उसको आप जनरलाइज नहीं करते। सो गोल इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर लोकल कंसर्न। लोकल कंसर्न की प्रॉब्लम्स के लिए आप एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल कर रहे हो, और फॉर्मल के लिए आप किसी थ्योरी की एप्लीकेशन कर रहे हो, ठीक है। लिटिल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, बताया था ना इसमें। अगर कोई बंदा प्रैक्टिशनर भी है, अगर कोई बंदा प्रैक्टिशनर भी है तो भी वो क्या कर सकता है, एक्शन रिसर्च कर सकता है। लेकिन इसके लिए अप्लाइड रिसर्च के लिए, क्योंकि थ्योरी को अप्लाई कर रहे हो, तो उस थ्योरी के लिए तो भाई आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी जरूरी है। उस थ्योरी के लिए आपके पास अच्छी खासी नॉलेज का होना जरूरी है, तभी आप उस रिसर्च को कर पाओगे। दूसरा, टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम फॉर लोकल कंसर्न, जो हमारी लोकल लेवल की प्रॉब्लम है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ टू इन्वेस्टिगेट लार्जर इश्यूज एंड कंसर्न, जो हमारे लार्जर लेवल पे, बड़े लेवल पे जो कंसर्न है उसको डील करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैरिड आउट बाय प्रैक्टिशनर, मैंने आपको बता दिया, बाय द एक्सपर्ट। लेस रिग्रेस और मोर रिग्रेस। रिग्रेस का मतलब समझ रहे हो ना, एक्शन रिसर्च में आप अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई कर सकते हो, आप अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है, लोकल लेवल की प्रॉब्लम है, तो आपको जो सही लगता है आप वो कर सकते हो, आपको जो सही लगता है वो कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। व्हाट यू डू, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। यहां पर रिग्रेस होती है, यहां पर फिक्स होती है, मतलब जो आपने पैरामीटर, थ्योरी से बाहर नहीं जा सकते। जो थ्योरी बोल रही है उसको अकॉर्डिंग आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। जो थ्योरी बोल रही है बेटा उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जो थ्योरी कह रही है उसी चीज पे फोकस करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से कुछ खुद से नहीं कर सकते, अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। यही है कि एक्शन रिसर्च इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, लेकिन फंडामेंटल जो फॉर्मल रिसर्च है या अप्लाइड रिसर्च है उसके अंदर हमारी जो रियल लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके सोल्यूशन पे हम क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं। रियल लाइफ में जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देन आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। दो तरीके की रिसर्च होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव। देखो क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सी रिसर्च होती है, जिसमें आपका फोकस किस पे होता है, नंबर्स पे होता है। किस पे होता है, नंबर्स पे होता है, नंबर्स पे होता है। हम न्यूमेरिकल डेटा यूज करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा का इस्तेमाल करके हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के। और ये नेचर क्या होता है, डिडक्टिव होती है। अभी ये भी बताऊंगा डिडक्टिव, वैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ कि ऑलरेडी आपके पास एक थ्योरी है, उस थ्योरी को आप वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। इस रिसर्च को के अंदर बताया ना, सिस्टमैटिक एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन, मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल टेक्निक। इसके अंदर आप नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं।
डिडक्टिव होती है क्योंकि आप लॉजिक की बात करते हो, दूसरा डेटा को कलेक्ट करते हो, आप उसका एनालिसिस भी करते हो, क्वेश्चनर के थ्रू, सर्वे के थ्रू लोगों से जाके क्या करते हो, आप डेटा कलेक्ट करते हो। और इसमें नॉलेज क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है, सॉरी ऑब्जेक्टिव होती है। लोगों को अजम्पशन होती है कि ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव होती है, लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो वहां पर जो नॉलेज होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव रिसर्च के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। मोस्टली हम किसके बारे में बात करते हैं, वी यूजुअली टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव रिसर्च। हम सब चीजों को प्री प्लान रखते हैं, समझ रहे हो ना, स्ट्रक्चर है। ऑब्जेक्टिव इस वजह से क्योंकि रैशनल है, इस वजह से ऑब्जेक्टिव है। अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का डिफरेंस मैंने आपको रिसर्च के फीचर्स में बताया हुआ। अब आता है क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव के अंदर हमारे पास नॉन न्यूमेरिक डेटा होता है, जहां पर आपका फोकस नेचुरल सेटिंग में होता है। याद रखिए, इसमें एक वर्ड आता है नेचुरल सेटिंग। चीजें नेचुरल सेटिंग में होती है। आपकी इंटरफियरेंस क्या है, चलाते हो तो क्या बोलते हैं कि वाई, बट से ज्यादा वाई पे फोकस हो रहा है कि कोई चीज हो रही है वो कैसे हो रही है। अच्छा, ये वाली कौन सी थी, ये वही है पॉजिटिविज्म, कल भी पढ़ाया था। ये पूरे का पूरा इसके अंदर पॉजिटिविज्म वाले सारे फीचर आ जाएंगे, तो ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ये पोस्ट पॉजिटिविज्म आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या कर रहे हो आप, ह्यूमन इंटरवेंशन को ऐड कर रहे हो। इंटरप्रिटेशन बताया ना, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, डायरेक्ट एक्सपीरियंस है इंसानों का। नॉन न्यूमेरिक डेटा का इस्तेमाल करते हो, जैसे ऑब्जर्व करते हो, इंटरव्यू लेते हो, लोगों के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हो। और ये इंडक्टिव होती है, इंपीरिकल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आप एक थ्योरी को क्रिएट करते हो। वहां पर थ्योरी को वेरीफाई कर रहे थे, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप थ्योरी को क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पर आप लोगों के बिहेवियर को स्टडी करते हो, उनके पैटर्न्स को स्टडी करते हो, और उसके बाद एक थ्योरी को क्रिएट करते हो। नेचुरल सेटिंग का मतलब कि ये लेबोरेटरी में नहीं होती, ये फील्ड में होती है। आम लोगों के पास जाके, समझ लो ना, किसी सोसाइटी में रह के, किसी कल्चर में रह के, वहां पर आप इन सारी चीजों को क्या करते हो, सीखते हो। फील्ड वर्क, कौन सा वर्क, फील्ड वर्क इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। व्हाट यू सी फील्ड वर्क, कि इसके अंदर हमारा जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है, वो फील्ड वर्क पे होता है। इंपीरिकल का मतलब जो आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, जो आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। एक्सपीरियंस पे फोकस किया जाता है। अब इसका एक डिफरेंस होता है, तो ये सब्जेक्टिव हो जाएगी, ठीक है, ये सब्जेक्टिव इन नेचर होगी। क्यों, क्योंकि आप अपनी ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो ये आप अपनी ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये सब्जेक्टिव इन नेचर हो जाएगी। मतलब आप अपने हिसाब से कुछ इसको कर नहीं पाओ। जैसे देखो, अभी अगर यहाँ पर इसका डिफरेंस देखो, दो चार्ट है, दोनों में से कोई एक चार्ट पढ़ा देता है, ये वाला पढ़ लेते। क्वालिटेटिव क्योंकि आप बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्व करने का मतलब आप कुछ डिस्कवर करने की कोशिश करते हो। जैसे आपको याद होगा, जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च थी ना, वो भी आपकी क्वालिटेटिव का ही पार्ट हो। जब आपके पास ज्यादा नॉलेज नहीं हो, आप किसी भी तरीके से चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, समझ आया। जब आपके पास कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, आप चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द थिंग्स, आप उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च का नाम दे देंगे। कौन सी रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च। लेकिन क्वांटिटेटिव प्रॉपर, जिसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है या प्रॉपर साइंस का इस्तेमाल किया जाता है, पॉजिटिव। यहाँ पर आप चीजों को मेजर करते हो, टेस्ट करते हो, क्योंकि आपके पास नंबर है, और नंबर्स को क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। नंबर पे अलग अलग टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं, नंबर पे अलग अलग तरीके के टेस्ट हैं वो अप्लाई किए जा सकते हैं। और यहाँ पर आप चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व करते हो और उनको इंटरप्रेट करते हो। व्हाट यू डू, यहाँ तो आप उन चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व करोगे और यहाँ फिर आप उनको इंटरप्रेट करोगे, उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे। अच्छा, इसकी इंटरप्रिटेशन की, इसके अंदर हमें ये चीजें पता चलेगी, इंटरप्रिटेशन पे फोकस करते हैं। ये देखो, ये स्ट्रक्चर्ड है, रिस्पॉन्स कैटेगरीज प्रोवाइडेड, मतलब आप प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से यूज कर रहे हो। क्यों, क्योंकि आप अपनी इंटरवेंशन को ऐड नहीं कर रहे हो। यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड और फ्री फॉर्म है, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। ये क्या है, दिस इज सब्जेक्टिव एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव। जब चीजें ऑब्जेक्टिव होती हैं तो आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जब चीजें ऑब्जेक्टिव होती हैं तो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट। दूसरा, रिसर्च इज इंटीमेटली इन्वॉल्व इन द सब्जेक्टिव, तो बताया था रिसर्च इज अनइन्वॉल्व। क्यों, देखो ध्यान से समझो। अगर कोई क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो उसका डेटा तो आप कहीं से भी ले लो, बुक से ले लिया, तो आपको खुद से इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है उस रिसर्च का। आप खुद से इन्वॉल्व रहो या ना रहो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अगर मैं प्राइमरी रिसर्च कर रहा हूँ, मैं क्वालिटेटिव किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो मेरे को खुद से इन्वॉल्व होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा, यस और नो। मतलब अगर मैं ग्रुप को आपको बोला कि सर इस ग्रुप को आपको ऑब्जर्व करना है, तो उस ऑब्जर्वेशन के लिए मेरा उसका पार्ट बनना जरूरी है ना, मुझे उसका हिस्सा बनना पड़ेगा, तभी मैं उस चीज को क्या कर सकता हूँ, अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं कैसे उस ग्रुप के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करूँ, ठीक है, इस वजह से। सो स्मॉल सैंपल, क्योंकि क्वालिटेटिव में हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन होती नहीं है, तो हम स्मॉल सैंपल से इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर आप लार्ज सैंपल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव डेटा आपके पास बहुत होता है। ये देखो आया ना यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। कौन से रिसर्च डिजाइन का इस्तेमाल कर रहे हो, चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हो। यू आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर द थिंग्स। आप
अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो कि ये इसकी एक्सप्लोरेटरी है, इसका एक्सप्लोरेटरी है। और यहाँ पर आप चीजों को सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हो, कहो। मतलब अगर आप याद करो तो हमारे पास कुछ इस तरीके का मेथड था। एक था, सबसे पहले कौन सा था, एक्सप्लोरेटरी, देन डिस्क्रिप्टिव और देन हाइपोथेसिस, या इसको आप कॉजल भी बोल देते। तो इसमें से ये जो है ना, ये आप लोगों का क्वालिटेटिव का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, ये क्वालिटेटिव का पार्ट है, और ये दोनों क्वांटिटेटिव का पार्ट। ठीक है, ये बात एक्सप्लोरेटरी कैन भी, लेकिन जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सप्लोरेटरी या क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी दैट डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एंड सोशल साइंस। हाइपोथेसिस यहां पे आएगा बेटा। क्वालिटेटिव में आपको हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आपको वेरीफाई कर ही नहीं रहे हो, आप तो चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो। क्यों नहीं आप दिमाग लगा रहे हो? हाइपोथेसिस कहां पे होगा, जहां पर नंबर है, जहां पर टेस्ट लगाए जा सकते हैं, जहां पर टेस्ट लगाए जा सकते हैं, वो आपका क्वांटिटेटिव है, वो आपका पॉजिटिविज्म है। वहां पर हाइपोथेसिस का इस्तेमाल, डायग्नोस्टिक भी आपका क्वांटिटेटिव में आएगा। दैट विल आल्सो कम अंडर क्वांटिटेटिव रिसर्च, राइट? क्लियर? अब यहाँ पर आप ह्यूमन और सोशल साइंस की बात कर रहे हो, और यहाँ पर आप न्यूमेरिकल डेटा इस्तेमाल कर रहे हो, फैक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हो, स्टैटिस्टिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल टेक्निक्स, ये सारी टेक्निक्स का क्या कर रहे हो आप, इस्तेमाल। दूसरा, किसी भी चीज की जो शुरुआत की अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, क्वालिटेटिव का इस्तेमाल। क्लियर? देन आता है जब आप फाइनल आउटकम निकालने की कोशिश करते हो कि ये हमारा रिजल्ट आ गया, तो वो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गया। मेथड्स इसमें फोकस ग्रुप हो गया, इन-डेप्थ इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लेते हो और रिकॉर्ड करते हो। समझ देखो, इंटरव्यू दोनों का पार्ट हो सकता है, दो चीजें होती है। एक इंटरव्यू होती है किसी का चीजों को नोट डाउन करने की, समझ लो, एक क्वांटिटेटिव इंटरव्यू हो जाएगी, एक क्वालिटेटिव इंटरव्यू हो जाएगी। अगर आप इंटरव्यू में किसी से क्वांटिटेटिव तरीके से सवाल पूछ रहे हो, ठीक है, नंबर्स के हिसाब से सवाल पूछ रहे हो, तो वो किसका पार्ट बन जाएगी, वो क्वांटिटेटिव का। जैसे सर्वे वगैरह करते हो, न्यूमेरिक्स डेटा इस्तेमाल करते हो, स्ट्रक्चर वे में इस्तेमाल करते हो वो। और अगर वहीं पर अगर आप लोगों के सिर्फ बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए ना, लोग क्या सोचते हैं, लोगों की थिंकिंग कैसे काम करती है, जब आप उस चीज के लिए इस्तेमाल करते हो तो उसको आप क्वालिटेटिव रिसर्च का नाम देते हो, क्वालिटेटिव रिसर्च का नाम देते हो। डायग्नोस्टिक क्वालिटेटिव कैसे होगा, मैंने कब बोला डायग्नोस्टिक क्वालिटेटिव है? डायग्नोस्टिक भी इसी में आ जाएगा, इधर ही देखो। क्लियर है? तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों चीजों। इन दोनों चीजों में क्या होता है, हमारे पास बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है। अब अगर हम इंडक्टिव अप्रोच की बात करते हैं, इंडक्टिव अप्रोच मैंने आपको बताया था, इंडक्टिव में क्या होता है, हमारे पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, यस और नो? एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से कुछ जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, जो आपको ऑलरेडी बता दिया था क्या, कि न्यूटन ने किस तरीके से थ्योरी बनाई, न्यूटन ने किस तरीके से थ्योरी बनाई। तो इसको बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। मैं एक चार्ट दिखाता हूं, उस चार्ट से आपको समझ आएगा। इस फोटो को समझो, इस फोटो से सारी का सारा चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसे एक ही फोटो से ये दोनों कंसेप्ट आपको आपको समझ आएगा। इसको समझो, इससे अच्छे से समझ आएगा। देखो लेफ्ट साइड पे कौन सी अप्रोच है, बॉटम अप, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, दिस इज बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच दैट इज इंडक्टिव, इंडक्टिव नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक टू जनरल होती है। हमारे पास एक स्पेसिफिक डेटा होता है, उसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। क्या होता है, क्वांटिटेटिव इन नेचर हो जाएगा, पॉजिटिविज्म हो जाएगा, क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, और पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है, ऑपोजिट लिख दिया। क्वालिटेटिव इन नेचर होता है और ये पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में बात करता है। पॉजिटिविज्म की बात करेगा, नेचुरल सेटिंग में होता है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। तो आप इसमें क्या करते हो, आप पहले किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या हुआ, जैसे उस
न्यूटन ने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व किया कि भाई मेरे सामने एक सेब नीचे गिरा, तो वो उसकी एक ऑब्जर्वेशन थी। फिर उसने देखा उसके पैटर्न्स को कि क्या ये हर जगह पर सेब गिर रहा है या ऊपर से हर चीज जब नीचे से गिर रही है ऊपर से नीचे गिर रही है, तो उसने फिर उसके पैटर्न ढूंढे। फिर उसने क्या किया, सबके पैटर्न ढूंढे कि अच्छा इसका ये पैटर्न है, इसका ये पैटर्न है, इसका ये पैटर्न है। फिर उसने देखो, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो ना, एक साइड पे हाइपोथेसिस दिया हुआ है, एक साइड पे टेंटेटिव हाइपोथेसिस दिया हुआ है। यहाँ पर टेंटेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है। यहाँ पर जो रिजल्ट होता है वो हमेशा प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है। क्यों, क्योंकि आपकी थ्योरी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। आपकी थ्योरी सही भी हो सकती है, आपकी थ्योरी गलत भी हो सकती है, आप उस चीज को लेकर कन्फर्म नहीं होते। तो आपकी थ्योरी है भाई वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो 50 टेंटेटिव का मतलब जिसके बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जिसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। देखो अब उसने, न्यूटन ने तो थ्योरी बना दी, लेकिन आपको क्या लगता है दुनिया में और कितनी सारी थ्योरीज हैं जो बनी जाती हैं? जरूरी थोड़ी है आपकी ऑब्जर्वेशन है तो मतलब थ्योरी बनेगी, हाँ जरूरी थोड़ी है। आप कितनी चीजों को ऑब्जर्व करते हो, क्या उसके बेसिस पे आप हर चीज की थ्योरी बना देते हो? नो। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि अगर वो पैटर्न्स में फिट होती है, उसके बाद भी जो हमारा हाइपोथेसिस बन रहा है वो टेंटेटिव बन रहा है, मतलब कि हम कंफर्म नहीं है अभी भी, हम अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये होगा ही होगा, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके बाद फिर अगर वो कंफर्मेशन मिल जाए तो वो थ्योरी है। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, इस वजह से इसको बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना। इस वजह से ये अनस्ट्रक्चर्ड होती है। सारे पॉइंट्स लिख लो इसके, मैं बार बार नहीं लिखाऊंगा। अनस्ट्रक्चर्ड होती है, सब्जेक्टिव होती है और कंफर्म नहीं होती, प्रोबेबल होती है। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, राइट। अब आता है ये वाली, इसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं, टॉप डाउन। अब इसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी। इसमें आप पहले बच्चे को एग्जांपल देते हो, उससे आप रूल तक लेके जाते हो, मतलब रूल बच्चा खुद बनाता है। लेकिन यहां पर आप स्टार्टिंग में बच्चे को रूल बता देते हो, उसके बाद एग्जांपल बताते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक थ्योरी बनी पड़ी है, थ्योरी बनी पड़ी हुई है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप उस थ्योरी की वेरिफिकेशन पे फोकस कर रहे हो। क्या कर रहे हो, सिर्फ उसको वेरीफाई कर रहे हो। तो इसमें रूल से एग्जांपल पे जा रहे हो, तो इसका मतलब जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हो। हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट है, उसको स्पेसिफिक करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। ये क्वांटिटेटिव इन नेचर हो गया। अगर क्वांटिटेटिव है तो पॉजिटिविज्म है, अगर क्वांटिटेटिव है तो पॉजिटिविज्म की बात करता है। देन उसके बाद ये कंट्रोल्ड सेटिंग में होती है, नेचुरल सेटिंग में नहीं होती, कंट्रोल सेटिंग में होती है, जैसे लेबोरेटरी में हो रही है। क्यों, क्योंकि आप अपने हिसाब से चीजों को क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। और मेन पर्पस किस पे होता है, कॉज एंड इफेक्ट पे होता है। जो मेन काम कर रहे हो वो क्या कर रहे होते हो, कॉज एंड इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, अगर ये क्वांटिटेटिव और पॉजिटिविज्म में कंट्रोल सेटिंग है तो ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव। और इसके अंदर प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास थ्योरी है। तो अनबायस्ड होने के साथ साथ इसमें 100% कंफर्मेशन होती है, इसके अंदर 100% कंफर्मेशन होती है। साइंटिफिक भी होगी, ऑब्वियसली बात है। पॉजिटिव, अरे आपको कल टॉपिक पूरा पढ़ा दिया बेटा, उससे से रिलेट कर लो पॉजिटिविज्म। अच्छा, एक और पॉइंट लिख लो, इसके अंदर आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हो, इसका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का, और यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हो। कल वाले हैं, अरे कुछ नहीं है यार, नाम चेंज हो गया आ गया है। कल जो पूरा टॉपिक पढ़ाया ना 1.5 घंटे, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म, वही चीजें चल रही हैं। ये स्ट्रक्चर्ड होती है, वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है, वही चीजें सेम टू सेम डिट्टो चल रही हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करता हूं। देखो, अगर मैं इंडक्टिव की एग्जांपल देता हूं, तो इंडक्टिव में आप क्या कर सकते हो। देखो, इंडक्टिव में मैंने बोल दिया राम इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल, सुधीर इज मॉर्टल। ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, ये तीनों स्पेसिफिक बंदों की बात हो रही है, क्वालिटेटिव। ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, ये सॉल्व। तो आप एक ऑब्जर्वेशन ये है, एक ऑब्जर्वेशन ये है, और ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न के बेसिस पे आप क्या एक हाइपोथेसिस बनाओगे, सो और मैन आर मॉर्टल। अब ये सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात हो। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, पर्टिकुलर टू स्पेसिफिक टू जनरल करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, आइदर इट इज ट्रू और नॉट, दोनों चीजें हो सकती हैं, सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। ये चीजें सही भी हो सकती हैं और ये गलत भी हो सकती हैं, पहले तो ये। और दूसरा जो डिडक्टिव है, उसमें तो ऑलरेडी आप लोगों के पास एक थ्योरी बनी हुई है। डिडक्टिव में तो ऑलरेडी एक थ्योरी बनी हुई है ना, बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। यस सर, क्या है, वो शुरू ही यहां से होती है, ऑल मैन आर मॉर्टल। उसको वेरीफाई कर रहे हो फिर आगे। पहले कंक्लूजन दे दिया आपने कि सारे मैन मॉर्टल हैं, आपने स्टार्टिंग में ही एक कंक्लूजन दे दिया, अब उसको वेरीफाई कर रहे हो। सो राम इज मॉर्टल,
राम इज मॉर्टल, सो सुधीर इज मॉर्टल। अब मेरे को एक बात बताओ, इन चीजों की कंफर्मेशन है या नहीं? ये सारी चीजें 100% ट्रू होंगी या नहीं? यस, क्योंकि ये जनरलाइज होगा। क्यों जनरलाइज होगा? अरे भाई वो ऑलरेडी एक थ्योरी है, ऑलरेडी हम एक 100% श्योरिटी से थ्योरी बनी हुई है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्वालिटेटिव में होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बनी हुई थ्योरी है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा एक बात और बताओ, अगर इंडक्टिव का ये वाला हाइपोथेसिस सच हो जाए, अगर ध्यान से सुनो, इंडक्टिव का ये वाला जो कंक्लूजन है अगर सच हो जाए तो क्या वो डिडक्टिव बन जाएगी? यस, ऑब्वियसली बात है। न्यूटन ने भी तो ऐसे ही किया था, उसने बोला ये भी गिरा, ये भी गिरा, ये भी गिरा, इसका मतलब धरती गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो अब शुरू कहां से होगे? अर्थ एज अ ग्रेविटी, तो ऊपर से सेब फेंकोगे वो भी नीचे जाएगा, कुछ भी फेंकोगे वो नीचे जाएगा। तो समझ रहे हो ना? तो इंडक्टिव और डिडक्टिव आपस में बहुत इस तरीके से जुड़ी हुई है कि आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। ये दोनों चीजें आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई हैं कि आप इन दोनों को आपस में से सेपरेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? आप इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। आप इन दोनों को किसी भी तरीके से बेटा अलग नहीं कर सकते, इनको किसी भी तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। राइट, क्लियर है? तो ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं? बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं और दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को इस बात में कोई दिक्कत, किसी को इस बात में कोई तकलीफ तो बताइए। नहीं, आज इतना ही पढ़ेंगे। मुझे एक्चुअली ये क्लास भी लेनी नहीं थी, मुझे आज अपने लेट किया था। मतलब आप लोगों को एक बात सोचो, मैं क्लास को अच्छे से देखा है, समझाना पड़ेगा, पूरी फिल्म भी समझाना पड़ेगा, है ना? कुछ तुम ये हो बड़ा खुश हो रहे थे सर, पता नहीं हमें कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे। ये तो सिर्फ मैंने माहौल बनाने के लिए लिखा, ये तो मैंने सिर्फ माहौल बनाने के लिए, आपका दिल खुश करने के लिए रखा था कि वो देखिए तो सर हमें क्या समझ रहे हैं, एंड में तो तुम इधर ही हो। ये तो सिर्फ आपको सपना दिखा रहा है। ठीक है बेटा, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि एक यूनिट हमारी हो चुकी है। आरसी की प्रैक्टिस कर रहे हो, पहले मेरे को बता दो। रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो,